घुड़सवारी सीखना लोग लाखों पैसे रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी सीख नहीं पाते। और हमारा सौभाग्य रहा कि हमें यहाँ घुड़सवारी सीखने को मिला। फेलियर नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। नथिंग इज़ फेलियर, एवरीथिंग इज़ अ फीडबैक। वो फीडबैक है कि अब की बार ये चीज़ काम नहीं की, क्यों नहीं की, तो इसका कारण ये रहा। काफ़ी कठिन समय वो बीता। एक एक दिन रात रात भर नींद नहीं आती थी, पड़े रहते थे, लेकिन वो बड़ा मुश्किल समय था। वर्दी पहनने के बाद आपके अंदर कुछ अलग से ताकत आ जाती है और अलग से कॉन्फिडेंस वाकई में आ जाता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। और मेरा मानना है कि अगर आप वर्दी पहनो तो फिर इसकी इज्जत के लिए कुछ भी कर दो उसके बाद, फिर क्योंकि ऐसे नहीं मिलती है। बैग मैंने अपना रखा, उन्होंने लाके मुझे पानी दिया। शौक तो वो भी थी ऑब्वियसली। मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। वहां से मेरा सफर शुरू हुआ, लगभग लगभग 2 साल का डिप्रेशन का। फिर बाकी तो आपके इंटरनेट के आने के बाद से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोचिंग करने की कोई आवश्यकता बची है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भास्कर सर। और सर डीएसपी हैं और यूपी पीसीएस से सिलेक्टेड हैं सर। तो सर की जर्नी को आज हम जानेंगे और पीसीएस के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्या सर की स्ट्रेटजी रही और सर की जर्नी क्या स्ट्रगल रहा, ये सारी चीज़ वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑफिसर सीरीज़ में ये दूसरा एपिसोड है। आगे हम ऑफिसर्स के साथ और भी वीडियोज़ ऐसे लाते रहेंगे, टॉपर्स के साथ आ ही रहे हैं। तो चैनल पर आपको अगर लगता है कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्वागत है सर आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर। थैंक यू अंकित। सर, आप अपने बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम भास्कर कुमार मिश्रा है। मैं 2018 बैच का यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी हूँ। और अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी, जो कि मुरादाबाद में पड़ता है। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है और 7 महीने मुझे हो गए यहाँ पे, और 5 महीने मुझे और यहाँ पे हैं। और मैंने अपनी स्कूलिंग, मैं गोरखपुर से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग गोरखपुर से की 12th तक। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा। मैं इंजीनियरिंग करने गया भी था, बट मैं ड्रॉप आउट करके वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद फिर मैंने जो है ग्रेजुएशन करी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। उसके बाद मैंने तैयारी करी और थोड़े दिन में सिलेक्शन हो गया। सर, अभी आपके ग्रेजुएशन जो आपने ड्रॉप आउट करी उस पर थोड़ा आएंगे, तो उससे पहले सर आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। बचपन कैसा रहा और शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई, कहाँ पर रहे आप? बिल्कुल, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अंकित, मैं गोरखपुर में पैदा हुआ था और फिर मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से की पूरी। सेंट जोसेफ स्कूल, सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज पढ़ता है, तो वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की क्लास 12 तक। अच्छा स्टूडेंट था बचपन से। अच्छा था। सेकंड क्लास से फर्स्ट आने की एक आदत लग गई थी। फर्स्ट ही आते रहे। लोग पूछते थे आके, पेरेंट्स दूसरे की, कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो? तो मैं कहता था मुझे ट्यूशन क्या होता है, तो लोग कहते थे तुम बताना ही नहीं चाहते हो तुम कहाँ पढ़ते हो। मेरी मम्मी मुझे पढ़ाया करती थी, क्योंकि तो जो भी मेरी अच्छी स्कूलिंग रही है उसका पूरा पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्होंने पढ़ाया है मुझे। फिर 10th क्लास में अच्छे नंबर आए मेरे। मैं 89.6 नंबर, आईसीएसई बोर्ड से था मैं। अच्छे नंबर आए। 12th क्लास में भी। 11th 12th में थोड़े भटक जाते हैं लोग, तो ऑब्वियसली मैं भी भटका ही हुआ था। बट फिर भी 85% नंबर उसमें भी आए, तो ठीक था। बट देन उसके बाद अंकित, मैं कॉमेट के थ्रू में चला गया इंजीनियरिंग करने बैंगलोर। मुझे हमेशा से बचपन से था कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है। अब क्या हुआ कि अब हमारे यहाँ तो जब आप 9th में 10th पार करते हो तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मैथ्स ले लो या बायो ले लो। बायो लेना नहीं था मुझे, तो मैथ्स ले लिया। ये था कि ठीक है, एक डिग्री कर लेंगे और तैयारी करेंगे आगे चल के, मतलब बनना है। सब कोई आईटी की तैयारी कर रहा था, तो अब लगा कि ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंजीनियरिंग के देने स्टार्ट किए। कुछ हुए कुछ नहीं हुए, तो कॉमेट के में मेरी ठीक रैंक आ गई। तो हुआ कि चले जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मैंने ले लिया। बट वहाँ जाने के बाद एक तो एक बड़ा कल्चरल डिफरेंस था वहाँ पे, एक 12th पास लड़के के लिए। और वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो था वो एक्सपेक्टेशन से बहुत लो था, और मुझे पसंद नहीं आती थी। वहाँ पे भी मैं बैठ के, मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और चीज़ें, तो मैं अपनी बुक्स पढ़ता रहता था, कुछ भी। जैसे उस टाइम मैं द फाउंटेन हेड पढ़ रहा था, मुझे याद है एन रैंड की एक बुक है। जब मैंने ये फैसला लिया कि मुझे यहाँ से छोड़ के जाना है, तो हिस्ट्री पढ़ता रहता था। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी है और मुझे बचपन से बहुत पसंद है वो सब्जेक्ट। अच्छे नंबर्स भी आते थे, तो सोशल साइंस के प्रति हमेशा से रुझान था। बट अनफॉर्चुनेटली अब होनी थी तो हो गया, तो मैं पहुंच गया इंजीनियरिंग करने। फाइनली इंजीनियरिंग करते वक्त मुझे समझ में आया कि अब यहाँ से ये हो नहीं रही है, मुझसे समझ नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझे। वन फाइन डे मैंने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ। घर पे कैसे बताऊँ? अब तो वो लड़का, मतलब जिसको लोग कहते थे कि बचपन से तुम पढ़ने में इतने तेज़ हो,
यहाँ से तुम्हारे लिए तो सब कुछ खुला हुआ है। नहीं, इतने अच्छे कॉलेज वॉलेज भी मतलब उस टाइम नहीं मिले, थोड़े उम्र होती है। फिर भी मतलब सबको था कि ये तो बचपन से एक लेजेंड था कि बहुत तेज लड़का है ये, बहुत पढ़ने वाला लड़का है। अब एकाएक ड्रॉप करके वापस आना तो घर पे तो पचनी ही नहीं है बात। तो मैं वापस आया गोरखपुर, और घर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक हफ्ते तक मैं एक होटल में था, और हफ्ते भर मैंने सूरज नहीं देखा। मतलब घर पे बिना बताए आप वहां से छोड़ कर आ गए। और मुझे घर नहीं जाना था, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। बट जब ज़्यादा हो गया, अब लगा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, एक दिन हिम्मत करनी पड़ेगी। रात को 11:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा। घर की दीवार फांदी। मेरे फादर उस टाइम लखनऊ में पोस्टेड थे, मम्मी अकेले घर पे थी। तो मैं गया और उनके खिड़की पे जाके उनको मैंने बुलाया। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरा वेट कर रही हूँ। वो तुरंत उठ गई कि इनको पता था तुम आओगे। उनको कुछ इंट्यूशन सा होगा, माओ को होता है कुछ जो भी। उस समय फिर वो बैग मैंने अपना रखा, उन्होंने लाके मुझे पानी दिया। शौक तो वो भी थी ऑब्वियसली। मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। वहां से मेरा सफर शुरू हुआ, लगभग लगभग 2 साल का डिप्रेशन का। ओके। बहुत बुरा। तो बड़ा कठिन था इस बात को पचा पाना कि मैंने ये काम किया है। मतलब अनएक्सपेक्टेड, इतना कठिन काम है कि आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर पहले से ही था, आप ब्राइट स्टूडेंट हैं। हाँ, तो ये एक्सपेक्टेड तो मेरे से तो नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा हो सकता है, कि और मैं ऐसा करूंगा। लेकिन मैंने भी ये सोचा था कि यार यहाँ से चल चलते हैं। अभी भी यहाँ लगेंगे 2 साल, 3 साल ग्रेजुएशन करूंगा, तैयारी साथ में करते रहूंगा, बनना वही है, तो कुछ चल चलते हैं। तो फिर मैं पहुंचा घर पे। हुई कुछ दिन, पिताजी ने बात नहीं किया 2-3 महीने तक। और फिर समाज तो आप जानते ही हो कैसा होता है। मैंने उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अपना ग्रेजुएशन डाल दिया, पॉल साइंस, मेडिवल हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन वो समय तो बहुत कठिन था। अब डिप्रेशन, डॉक्टर वॉक्टर, डॉक्टर ने दवाई ववाई, मेरे को समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा कि ये जो होगा वो खुद से होगा। तो अपने पूजा पाठ, अपने पढ़ाई लिखाई से, घर वालों के सपोर्ट से काफ़ी कठिन समय वो बीता। एक एक दिन रात रात भर नींद नहीं आती थी, पड़े रहते थे, लेकिन वो बड़ा मुश्किल समय था। फिर अंकित मैंने घूमना स्टार्ट किया। मेरे पास थी रॉयल एनफील्ड बुलेट। उस पर मैंने बहुत घुमाई करी है। लेह गया, स्पीति गया, हिमाचल पूरा घूमा, उत्तराखंड पूरा घूमा, यूपी तो पूरा नाप दिया है, मध्य प्रदेश गया, दूर दूर गए। और फिर उसको छोड़ के अलग से भी मैंने खूब साउथ के सारे टेम्पल्स घूमे। घूमने से एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है आपको, वो दूसरी आपके लिए एक बहुत बड़ी दवाई होती है। तो करते धरते चीज़ें सही हो गई। ग्रेजुएशन मेरा खत्म हो गया। अब मैं कोर तैयारी में अपने जुट गया। तो ये थी मेरी। सर आपने बताया आप शुरुआत से ब्राइट स्टूडेंट थे, और ब्राइट स्टूडेंट जो होता है, टॉपर्स होते हैं, उनको सोसाइटी की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से पहले ही बता दिया जाता है कि आप तो आईएएस बनोगे या फिर डॉक्टर बनोगे, मतलब कुछ बड़ा ही करोगे। तो वो प्रेशर आपके ऊपर था, या फिर ये आपके अंदर से था, या फिर किसी को देख के आपका खुद का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है? राइट, मेरे फादर सिविल सर्वेंट रहे। वो यूपी फाइनेंस सर्विस में थे। तो मेरे फादर ने 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया था, तो उनका हुआ नहीं आईएएस में अनफॉर्चुनेटली। वो यूपी पीसीएस थे, फाइनेंशियल सर्विस में। डायरेक्टर ट्रेजरी के रैंक से रिटायर हुए वो। तो बचपन से देखा इसको, तो ये समझ में आता था कि यही करना है, बाकी और कुछ है नहीं मेरे लिए। और अब आप बचपन में अगर आपके मन में कोई बिया पड़ जाता है तो उसको पेड़ बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और छोटा था, स्कूल भी जाता था, तो ये देखता था कि यार डीएम ने आज आदेश कर दिया तो स्कूल बंद हो गए हैं, तो इतनी बड़ी ताकत है डीएम, तो डीएम बनना है। ऐसा मन में शुरुआत ऐसे हुई थी इस चीज़ की। फिर सर आप अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के घर पे आ गए, उसके बाद आपने जैसा कि बताया डिप्रेशन, डिप्रेशन वाली बात पे हम अभी आएंगे, क्योंकि ये भी एक अहम पॉइंट है। आजकल काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना है, और मतलब चीज़ें हो ही जाती हैं उनके साथ, जैसे आपके साथ अनफॉर्चुनेटली हो गई, जबकि फैमिली भी आपका, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग थे, सारी चीज़ें थी, गाइडेंस भी था आपके पास, फिर भी ये चीज़ें हो गई। तो उस पर बाद में आएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं सर आपकी तैयारी की। अभी आप घर पे आ गए हो इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद, अब आपने यहाँ से कैसे शुरुआत करी, आपने कोचिंग कहाँ पर ली, ये सारी चीज़ें कैसे हुई? देखिए, मैंने सच में तो मैंने कोचिंग ढंग से कहीं नहीं करी है अंकित। मैं आया तो लखनऊ में एक राव आईएएस पढ़ता है। मैं बेसिकली मेरे फिर पापा की पोस्टिंग लखनऊ ही रही, तो लखनऊ में ही बेस्ड थे। वहाँ पे राव आईएएस के डायरेक्टर हैं श्री अंशुमान द्विवेदी जी और श्री वेदनिधि द्विवेदी जी। इन दोनों लोगों के तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आया और वहाँ पे
ऐसे कोचिंग में हुआ कि बात हुई, पिताजी ने कहा कि जाके देखो यहाँ पे, तो मैं गया वहाँ। पहला दिन था, मेरा दूसरा दिन था अभी, और पता चला कि आज दूसरे दिन पहुंचते मेरा टेस्ट है, सेकेंड डे। मैंने दे दिया। अच्छा बैच था, बड़ा बैच था, मेरी सेकंड रैंक आ गई उसमें। ओके। तो वो लोग मुझे बहुत मानने लगे, उनसे परिवार सा रिश्ता हो गया, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री, अंशुमान सर भी हिस्ट्री के थे, वेद सर भी हिस्ट्री के थे, तो उन्होंने हिस्ट्री में मुझे बहुत गाइडेंस दी। और अंशुमान सर जो है वो एनलाइटेंड पर्सन है, उनकी जो इतने ओजस्वी वक्ता और इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं वो, कि उनका पढ़ाया हुआ कुछ कुछ चीज़, तो वहाँ से मुझे मेरी पढ़ाई एक तरह से ढंग से हुई, राव आई से। उन्होंने बहुत 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 सपोर्ट किया है। और फिर बाकी तो आपके इंटरनेट के आने के बाद से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोचिंग करने की कोई आवश्यकता बची है। अब इनसाइट्स है, आईएस बाबा है, और भी बहुत सारे हैं, तो यूट्यूब है, और टेस्ट सीरीज हैं। तो मैंने टेस्ट सीरीज बहुत सारी करी हैं। प्री के 2-3 कोचिंग के टेस्ट सीरीज कर लो आप, और इसके मेंस के भी आप 2-3 के लिख जाओ टेस्ट सीरीज, ये आपके लिए बढ़िया होता है। बाकी पढ़ाई के लिए इतने रिसोर्सेज हो चुके हैं कि आपको सच में कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इतना इतना कंटेंट है कि कोचिंग धीरे धीरे रिडंडेंट होता जा रहा है। कि सर आपका मीडियम क्या था और ऑप्शनल क्या चूज किया आपने? मेरा इंग्लिश मीडियम है और ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा है। ओके। सर डीएसपी आप बने, इसमें कितना समय लग गया तब तैयारी आपने शुरू करी और कौन सा अटेम्प्ट था आपका? राइट। बेसिकली ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पीसीएस का एग्जाम भी नहीं देता था शुरू में। तो मुझे लगता था कि यार यूपीएससी में निकाल लूंगा, निकाल क्या पता आगे निकल भी जाए, भगवान चाहे तो। बट 2016 में मैंने अपना यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, और मेरा प्री निकल गया, मेंस दिया मैंने। अब दिक्कत ये होती है कि जो कुछ होना है वो हमारी सोच से होना है। अब देख लो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी सुन रहे हो, ये देखिए, जो ये आपकी लाइफ है ना, आप हो इसके स्क्रिप्ट राइटर। तो जो कहानी आप लिख के अपने आप को दे दोगे और जिस पे विश्वास करोगे कि अच्छा ये कहानी है, वो इवेंचुअली धीरे धीरे टर्न आउट होने लगेगी ट्रू। अब दिमाग में पहले से पड़ा रखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसी का होना ही नहीं है। तो मेंस में मैं चूक गया 17 नंबर। खैर बहुत होते हैं पर बहुत नहीं भी होते हैं, 17 नंबर बहुत कम होते हैं। अच्छा था, पर उसके बाद फिर मैंने 17 का अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरा प्री ही नहीं निकला। क्यों? मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि अब एक हफ्ते बाद प्री है, मैं मेंस के अपने टेस्ट सीरीज पूरे कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कर लूंगा। तो एक्चुअली में लोग कहते हैं कि मेरा इतने से रह गया, उतने से गया, पर ढंग से मेरा सच में 0.33 नंबर से 17 वाला प्री निकल गया। मैं एकदम टूट गया। मैंने लगा कि पीसीएस भी मुझे साथ में देते रहना चाहिए, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत दिन से छोड़ के आ चुका हूँ, और मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है। बहुत दिन हो गए, मुझे भी शीशा देखना है, तो मुझे भी अच्छा फील होना चाहिए अपने बारे में। बहुत लंबा पीरियड हो गया था, तो मैंने भी पीसीएस देना शुरू किया। तो मैंने 17 का पीसीएस दिया। दिक्कत ये थी कि यूपी पीसीएस का सिलेबस जो पैटर्न होता था, वो 18 से चेंज होकर यूपीएससी वाला हुआ है। 17 वाले में था कि आपके 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव होता था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। 18 में पूरा यूपीएससी का पैटर्न हो गया, तो 18 में मैंने अपना पीसीएस का सेकंड अटेम्प्ट दिया, और वो मेरा निकल गया। ओके। सर अभी बात कर लेते हैं, आपका स्ट्रेटजी आपने बता ही दिया बेसिकली जो भी चीज़ें थी। अभी इसमें जैसे ब्राइट स्टूडेंट आप थे, टॉपर्स थे, पढ़ने में अच्छे थे, आपकी स्कूलिंग भी ऑब्वियसली अच्छी हुई होगी। और जो स्टूडेंट जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती है या फिर पढ़ने में उस तरीके से होशियार नहीं होते हैं, जैसे कि माना जाता है टॉप टॉप नहीं करते हैं क्लास, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे आके बेनिफिट करती है तैयारी में कि आप 10th में टॉपर रहे हैं, 11th में टॉपर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर आपको बेनिफिट देती है, या फिर ये तैयारी अलग है और वो चीज़ अलग है? देखिए, तैयारी तो दोनों अलग है। बेनिफिट क्या करती है कि आपके पास्ट अचीवमेंट्स जो है आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपसे कुछ हो सकता है। बट अगर आप बात करेंगे, जैसे मेरे साथ रहा, ठीक है मैं बचपन में तो अच्छा स्टूडेंट था, इन बीच का जो मेरा टाइम पीरियड था, उसको तो आप जीरो से भी नीचे निगेटिव में कह सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन में भी अच्छा परफॉर्म किया मैंने, 67% करीब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया, जो ठीक है, बट वो जीरो से नीचे का तैयार समय था। तो उसके बाद फिर वहां से भी अगर मैंने तैयारी करी, तो ये मानना चाहिए कि जिस दिन से आप चाहोगे करना, और एक्चुअली में चाहोगे, और अगर करना है तो कर ले जाओगे, करना है तो बस करना है, तो हो जाएगा। ओके सर, अभी वो पॉइंट छूट रहा था डिप्रेशन वाला, एक काफ़ी क्योंकि मैंने, मेरा करियर कोई ऐसा बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करी थी जब मैंने इस यूट्यूब की शुरुआत करी, या फिर मैं तैयारी में भी रहा था, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं फील करा। वो काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी ये चीज़ उनके साथ होती है। मुखर्जी नगर में आप जाओ, करोल बाग में जाओ, जहाँ पे तैयारी हो रही है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स वहाँ रहते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप जब डिप्रेशन के फेज़ में थे, तो उस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने करी और उस चीज़ से आप कैसे लड़े और कॉन्फिडेंस द्वारा वापस कैसे आया आपका? बिल्कुल। अब देखिए, पहले उससे मैं कहना चाहूँगा कि किसान और मजदूर वर्ग के बाद सबसे ज़्यादा शोषित कोई वर्ग है इस देश में, तो वो छात्र वर्ग है। तो, तो परेशान होना तो लाजमी है।
मेरे साथ थोड़ी दूसरी चीज़ें हो गई थी, लेकिन सबके साथ होती है, मेरी कहानी कोई यूनिक नहीं है, सबके साथ चीज़ें बहुत ख़राब ख़राब होती हैं। और देखिए, जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, एक तो बड़ा डिप्रेशन एक बड़ा लूज टर्म है जिसको ऐसे ही थ्रो कर दिया जाता है। बेसिकली मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, एडीएचडी की, एक हल्की फुल्की उस टाइप की कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन इतनी बड़ी कोई इशू नहीं थी, तो उसको ज़्यादा हम लोग नहीं emphasize करेंगे। बुरा दिन था, करने के लिए, उसको सही करने के लिए क्या किया मैंने, तो यार देखिए, आपका जो दिमाग है ना, वो है चूहा, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ कुतरने के लिए चाहिए। अगर आप उसको कुछ नहीं दोगे तो वो आपको फिर कुतरने लगेगा। तो आप इसको ना मीनिंगफुल काम दीजिए। अब वो है, उस टाइम मन नहीं करता है, घर से निकलने की भी इच्छा नहीं होती है, बट मैंने क्या किया, मैंने घूमना शुरू किया। और यहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, मैं बहुत ही खतरनाक खतरनाक जगहों पे अपनी बाइक लेके गया। अब जैसे एक रात मैंने रोहतांग पास पार किया है, रात के 2:30 बजे, अकेले, -2 डिग्री टेम्परेचर था, इतना पानी बरस रहा था कि 5 मीटर की विजिबिलिटी नहीं थी। मैं अकेले लेह से लौट रहा था, घर से वो हो गया कि अब तुम जल्दी आओ, तुम पता नहीं कहाँ गायब हो, बहुत दिन से, 18 दिन हो गए थे मुझे। तो वो जब मैंने किया, तुम, और बिजली चमकती थी और रोहतांग पास पे इतने ऊपर, तो लगता था कि अभी आके मेरे अंदर धस जाएगी। तो मैं जब वो पार कर रहा था, तो मैं यही सोचा था, अगर इंटरव्यू में मुझसे किसी ने कभी पूछा कि तुम आज तक सबसे बड़ा काम क्या किया, तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने ये किया है, क्योंकि वाकई मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा काम था। तो छोटे मोटे ऐसे कुछ भी करते रहिए, आपकी कॉन्फिडेंस वापस जाएगी, पढ़ते रहिए। मेरे लिए रहा किताबें पढ़ना। मैंने शौक है मेरा हमेशा से, तो किताबें पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो उससे मुझे बहुत पर्सपेक्टिव मिला। और थोड़ा पूजा पाठ में मेरा ध्यान रहता है, मतलब मेडिटेशन में बेसिकली। तो वो आपके लिए तो, उससे बड़ा आपके लिए कोई दवाई नहीं हो सकती है, या उससे बड़ा कोई आपके पास धन नहीं हो सकता, अगर आप उसको हार्नेस कर रहे हो सही से। ऐसी है। अभी सर बात कर लेते हैं वर्दी की। आप वर्दी में हैं और काफ़ी अच्छी बात है, और मेरा भी एक सौभाग्य है कि आपसे मिलने का मौका मिला। और सर, इस वर्दी की बात की जाए तो जब स्टार शोल्डर पर जब देखते हैं सर, तो वो फीलिंग, जब आपने पहली बार अपने कंधे पर ड्रेस आपने पहनी थी, अभी तो खैर और स्टार जब आएंगे, ट्रेनिंग पूरी होगी, तो वो सर फीलिंग को थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। अब जैसे जिस दिन मेरा रिजल्ट निकला, तो हुआ कि घर मुझे था कि मैं एसडीएम निकाल लूंगा, सेकंड पे लोग इसको जनरली डालते हैं। तो जब रिजल्ट निकला, पता चला कि तुम्हारा इसमें हो गया, मैं थोड़ा 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा परेशान हुआ कि अरे यार, ये क्या हो गया। बट वर्दी पहने इंसान में, बिना वर्दी पहने इंसान में एक अंतर होता है। अगर आप वर्दी पहने रहते हो, तो आप अंदर से अपने आप को एक आम इंसान समझ रहे होते हो। वर्दी पहनने के बाद आपके अंदर कुछ अलग से ताकत आ जाती है, और अलग से कॉन्फिडेंस वाकई में आ जाता है। ये बहुत बड़ी ताकत है, और मेरा मानना है कि अगर आप वर्दी पहनो, तो फिर इसकी इज्जत के लिए कुछ भी कर दो उसके बाद, फिर, क्योंकि ऐसे नहीं मिलती है। और ये एक सम्मान का प्रतीक है। ये इससे हमारे हमारे संविधान से लेके, हमारे देश से लेके, हमारी लोगों की आकांक्षाओं, सबके सम्मान का ये प्रतीक है एक वर्दी। तो अ, इसमें ये काफ़ी मीठी खुशबू लेके आती है अपने साथ, काफ़ी अच्छी फीलिंग है ये। काफ़ी अच्छी फीलिंग है वाकई में। और सर, अभी बात करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस चीज़ से मोटिवेशन लेते हैं कि फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिलती हैं, तो थोड़ा वो फैसिलिटीज़ आप सर बताइए, डीएसपी बनने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। डीएसपी बनने के बाद पहली बात तो आपको सैलरी मिलने लगती है, जो छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप एक गेजेटेड ऑफिसर हो जाते हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वर्दी मिलती है, ये तीन तो बहुत ऑब्वियस सी हुई। बाकी हमने यहाँ पे, मेरे आने के बाद यहाँ सबसे अच्छा सुखद अनुभव रहा, जैसे अब आप देख रहे होंगे, हम यहाँ बैठ के यहाँ हमारे स्टेबल में शूटिंग कर रहे हैं। घुड़सवारी सीखना, लोग लाखों पैसे रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी सीख नहीं पाते। और हमारा सौभाग्य रहा कि हमें यहाँ घुड़सवारी सीखने को मिला। इतने सारे घोड़े हैं, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। हमारा आउटडोर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स है, स्विमिंग पूल हमारा बहुत अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है हमारा। ऑफिसर्स मेस में बैठ के खाना खाने का अनुभव कुछ दूसरा ही होता है, उसकी लेगेसी है 1902 का बना हुआ हमारा ऑफिसर्स मेस है। और इंपीरियल पुलिस सर्विस जब ब्रिटिश पीरियड में होता था, वहाँ से लेके अभी तक आईपीएस भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जब अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट ट्रेनिंग पे आते हैं 1 महीने के लिए, जो कि आए हुए हैं। तो उस मेस में बैठ के खाने का एक जो अनुभव होता है, वो अपने आप में बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। और फिर बहुत सारी चीजें हैं, अब जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद, तो फिर आपको आपको एक फॉलोअर मिलता है, एक गनर मिलता है, आपकी खुद की गाड़ी होती है, वर्कलोड मिलता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो ये भी एक लग्जरी। सर, हमारे फाइनल क्वेश्चन रहते हैं सर, दो। एक तो रहता है कि सर, जो एस्पिरेंट्स जूझ रहे हैं 2 साल 4 साल, और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं उनसे, लेकिन वो सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पा रहे। दूसरा होता है नए एस्पिरेंट्स के लिए। तो पहले सर, आप जो एस्पिरेंट्स जूझ रहे हैं अपनी तैयारी में, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो उनके लिए सर आपके क्या मैसेज होंगे। देखिए, पहले तो एक चीज जान लीजिए कि फेलियर नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। नथिंग इज फेलियर, एवरीथिंग इज अ फीडबैक।
वो फीडबैक है कि अब की बार ये चीज़ काम नहीं की, क्यों नहीं की, तो इसका कारण ये रहा। देखिए, हम तैयारी के दौर में बहुत ना बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं हम कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, बट अपने फेलियर्स को ना ओन करना पड़ता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अच्छा मैंने ये किया, ये मेरी गलती है। जब तक आप अपनी बागडोर अपने हाथ में नहीं संभालोगे कि हाँ ये मेरे कारण से हुआ है, तब तक दूसरे थर्ड पार्टी पर अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए रहोगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो आप उसको सुधारने के लिए इफेक्टिव स्टेप नहीं लोगे। तो पहले तो ओनरशिप करो कि ये मेरे से ऐसा हुआ, ये गलती रही, अब की मैं इसको सुधारूंगा। दूसरी बात, देखा जाता है ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सब लोग नहीं करते पर बहुत लोग ना थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं। लीनियंसी नहीं करनी है, और हमेशा यहाँ से मजबूत रहना है। अपने आप को ये कहानी सुनाते रहनी है कि मेरा होना है, क्योंकि अगर आप नहीं अपने आप को बैकअप करोगे तो आपको कोई दूसरा बैकअप करने नहीं आने वाला है। तो आप अपने आप को खुद बैकअप करो और अपने आप को बोलो कि मेरा होगा। ये विश्वास करो अंदर से, केवल बोलना ऊपर से नहीं, सुपरफिशियसली नहीं, अंदर से विश्वास करो कि मेरा होगा, और उसके लिए इफेक्टिव कदम लो। और जब प्रोग्रेस अपने दिखने लगती है ना, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता है। मोटिवेशन अलग से ऊपर कुछ से कुछ नहीं आता। वो कहा जाता है कि मोटिवेशन नहाने के जैसा है, डेली चाहिए होता है। तो डेली का प्रोग्रेस जो होता है ना, कि आज अब जैसे दौड़ना हो किसी को, तो जो 3 किलोमीटर डेली दौड़ता है, अगर वो उस दिन नहीं दौड़ेगा किसी दिन, तो उसको बुरा लगेगा। तो अपने प्रोग्रेस को अपना मोटिवेशन बनाओ और लगे रहिए, फाइन ट्यून करते रहिए अपनी स्ट्रैटेजी को। देखिए कहाँ गलती हो रही है, होना है, होगा, पक्का होगा। और सर अभी नए एस्पिरेंट्स के लिए कुछ आपके मैसेज हो? पहला बात तो, किसी फेम को, और आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत ये सब चीज़ चल रही है, तो उसको देख के बहुत लोग इसमें उतरना चाहते हैं। पहले अपने अपने कारण को पूछो कि ये करना है तो क्यों करना है, वाई। आपका वाई बहुत मजबूत होना चाहिए कि क्यों मैं ये करना चाहता हूँ। किसी को देख के या बहुत अच्छी फीलिंग है तो ये लास्ट नहीं करने वाली है। तो पहले तो पक्का इरादा कर लो कि करना है, और करना है तो क्यों करना है। जब ये हो गया, तो पहले अपना सिलेबस उठाओ, उसको कायदे से पढ़ो। लोग सिलेबस देखते नहीं है, कुछ भी किसी ने बता दिया कि अब लक्ष्मीकांत आज से तुम पढ़ने लगो, तुम पढ़ने लगो, वो पढ़ने लगता है। आप अपना सिलेबस उठाओ, आप एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो, घंटों तक पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जैसे एथिक्स का पेपर है, तो उसमें एक एक शब्द है इंटीग्रिटी है, तो क्या है इंटीग्रिटी, इसका मतलब अपने मन से भी निकालो। वो किताबी ज्ञान आपको, वो डेफिनेशन वहाँ पे एग्जामिनेशन में याद नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए इंटीग्रिटी क्या है, तो ही आप लिख पाओगे। तो इस सिलेबस को खूब ध्यान से पढ़ो, और अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ जो तुमको सूट करती है, हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको फाइन ट्यून करते रहो। और अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ना दिखने लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे शुरू में तो दिखता ही नहीं असर, कि मैं तो क्या पढ़ रहा हूँ, अंतहीन सागर है, इसमें तो मैं बस डूबता ही जा रहा हूँ। बट गिव योरसेल्फ सम टाइम, आफ्टर सम टाइम यू विल लुक बैक। अगर आप पलट के देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा मैं वहां था, मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ। तो यहाँ तक आ गया हूँ तो फिर आगे भी चला ही जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें थैंक यू दिया। अंकित, थैंक यू। और आप सब लोग को थैंक यू। और प्लीज़ अंकित के लिए चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इनके चैनल को। थैंक यू सो मच। आई होप दोस्तों आपको इस इंटरव्यू से, इस सर की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर ने जैसा कि अपनी जर्नी में शेयर किया, डिप्रेशन के बारे में बताया, सर ने अपनी स्ट्रेटजी बताई, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम चला। नए एस्पिरेंट्स के लिए भी मैसेज दिए, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रह जाते हैं कुछ नंबर से, उनके लिए भी सर ने मैसेज दिए। तो ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा और आपको इससे मदद मिली होगी। और ऐसे इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसा कि सर ने भी आप लोगों से बोला है। और चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।